Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, इससे पहले मैंने आप लोगों को अपवर्तन का नियम है ना, ये सारी चीजें पढ़ाई थी। साथ साथ मैंने पिछले टर्न पे जाते जाते उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आपको पढ़ाया। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में मैंने आप लोगों को बताया था, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करती है, और जब वही किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आती है तो भी उसी मार्ग का अनुसरण करती है, ऐसा बताया था। और साथ साथ उसी वक्त मैंने आपको ये भी बताया था, यहाँ पर हमने जो सूत्र की स्थापना करी थी, तो हमारा जो सूत्र आया था बेटा 1μ2 बराबर 1/2μ1। याद है आप सभी को? 1μ2 बराबर 1/2μ1। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? अगर इसको ऐसे लिख सकता हूं तो अगर किसी जगह aμw लिखा हुआ है तो इसे 1/w आपने बोला है, क्लियर? किसी जगह अगर ऐसे लिखा है 1/gμw इंटू wμa लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, समझना मेरी बात। आपको नहीं लग रहा wμa यहां से ऊपर ले गया तो ये पलट गए, a इधर आ गया, w इधर आ गया, बोलो भैया। क्या इस वाले स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अपॉन में gμw तो है ही, 1wμa को ऊपर ले जाऊंगा तो 1/wμa काय के बराबर, aμw भी तो बराबर है, नहीं है नहीं। किसी जगह अगर मैं बोलूंगा aμw बराबर 4/3 है तो wμa क्या हो जाएगा, 3/4। जो बोला आपको पल्ले पड़ता है। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आती हैं, और एक दो बात बता दो, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। मालूम है आपको, सघन से विरल जाती है, ये भी बात आप लोग जानते ही हो। स्नेल के नियम का सूत्र जानते हो? अगर कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हम उसे लिखते हैं 1μ2 बराबर sin i। मालूम, शायद आपको ये भी पता होगा, 1μ2 बराबर बता चुका हूं आपको, तो ये भी पता है। तो μ2/μ1 को क्या लिख सकता हूं, समझ गए? ये जो किया वो समझ में आया? किसी जैसे इसको ऐसे लिखा आपने, तो aμw को कैसे लिखूंगा बताओ? आपको समझ में आता है μw/μa? ये किसका अपवर्तनांक है? पानी का। किसके सापेक्ष? या तो मैंने लिखा नहीं हवा के सापेक्ष, और जहाँ कुछ नहीं होता वहां हवा लिखा जाता है, सही बोलना। अच्छा, μw जैसे इसको ऐसे लिखा है तो μw/μa को क्या लिखूंगा? BA/VW। जो किया समझ में आया समझ में? चलिए, अगर ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, ठीक है, अब आप लोग उसे समझ पाइए, तो गौर से देखिएगा सभी लोग अगले क्वेश्चन को। वो मुझसे कह रहा है अगले प्रश्न में कि जब कोई प्रकाश की किरण विभिन्न समांतर माध्यमों से होकर गुजर रही है, जब कोई प्रकाश की किरण विभिन्न समांतर माध्यमों में से होकर गुजर रही है तो कुछ सिद्ध करने के लिए हमसे बोल रहा है। तो प्रश्न तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले सीधा डायरेक्ट समझते हैं, तो है ना, आंसर समझते हैं पहले तो, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन समझेंगे। गौर से देखिएगा सब लोग ऑन द बोर्ड, दिखाई दे रहा है आप सभी को ये जो मैंने बनाया है? क्लियर है? सब लोग देख पा रहे हैं प्रॉपर? ये मैंने अलग अलग समांतर माध्यम बनाए हैं। क्या बनाए हैं मैंने? ये अलग अलग समांतर माध्यम बनाए हैं। यहां मैंने मान लिया एयर बोले तो हवा, ये मैंने मान लिया पानी बोले तो वाटर। क्लियर है? समझ में आ रही है बात सभी को? तीसरा माध्यम मैंने मान लिया ग्लास बोले तो कांच। फिर चौथा माध्यम मैंने मान लिया
एयर यानी कि हवा। इसमें प्रथम माध्यम कौन है? हवा। अंतिम माध्यम कौन है? हवा। क्लियर है? यानी यहां पर इस चित्र में आपको साफ दिखाई दे रहा है पहला माध्यम और अंतिम माध्यम एक जैसे समान है। जब प्रथम माध्यम और अंतिम माध्यम समान हो तो आपतित किरण जो होती है और यहां से जो किरण निकलेगी जिसे हम निर्गत किरण बोलेंगे वो हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है। क्लियर? कब? जब प्रथम माध्यम और अंतिम माध्यम समान। हम लोग सिद्ध भी करेंगे इसे, तो गौर से देखिएगा सब लोग। आप ही लोग बताइएगा कैसी किरण है? आपतित किरण है। ये क्या डलता है इस पर? मैंने अविलंब डाल दिया, दिखाई दे रहा है सभी को। ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। मैंने इसे नाम दे दिया आई। ठीक है भैया, क्या नाम दे दिया मैंने इसे? आई। प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जाने की कोशिश कर रही है? तो मैं कैसे मालूम? विरल से सघन। हवा है, पानी। हवा विरल है, पानी सघन। विरल से सघन जाएगी तो अविलंब की ओर झुकवाओ। इसे कायदे से इस किरण को यूं जाना चाहिए था, लेकिन ये अविलंब की ओर झुकेगी तो इसे ऐसे बना दो। बोलो भैया, कायदे से इसे ऐसे जाना चाहिए था पर ये अविलंब की ओर झुक गई। तो ये जो कोण है ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। क्लियर है? इस अपवर्तन कोण को मैंने नाम दे दिया R1। R1 इसलिए दिया क्योंकि अभी और भी आगे बनेंगे। समझ में आ रही है बात? चलूंगा। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम लगता है। क्या है स्नेल का नियम? 1μ2 बराबर sin A cos x। जब पहले से दूसरे में जाती थी तो 1μ2 लिखते थे। यहाँ पे तो हवा से पानी में जा रही है तो क्या लिखूंगा? बताओ ये क्या लिखूंगा? यहाँ पर हवा से पानी में जा रही है तो क्या लिखूं? aμw बराबर sin अपॉन sin। क्या ये बात समझ में? बोलो भैया, sin I अपॉन sin R1। सॉरी, क्लियर? आई क्लियर है? बात समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अच्छी बात। aμw, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रफ वर्क आपको कराया था तो उसमें मैंने बोला था aμw, तो मैं इसे μw और μa लिख सकता हूँ। फिर v के फॉर्म में क्या लिखूंगा? अभी 2 मिनट पहले बताया था मैंने ये सब बातें। तो aμw को ऐसे लिखा जा सकता है। तो aμw देखो हवा से पानी में जा रही है तो ये हवा में चाल बटे समीकरण नंबर। आपको स्टेप समझ में आया ये? बोलो भैया। ठीक है, तो बस अब खत्म कहानी है, बचो ही ना। आओ आगे बढ़ाओ, आप ही बढ़ाओ। अब ये काय से काय में जाएगी? पानी से। अब ये आपतित किरण हो गई, ये आपतन बिंदु हो गया, ये अविलंब हो गया। सीन क्लियर है? ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। लेकिन मैंने यार बचपन में पढ़ा था, अगर आप लोगों को पता हो तो, यहाँ देखो ये कोण हम सब लोग जानते हैं कि ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्यों? Z बनना है। ये देखिए कितना कोण हो गया? आपतन कोण पे काम कर रहा है यहाँ पर। बोले भैया, अब ये पानी से कांच में जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, तो विरल से सघन, क्योंकि पानी और कांच की तुलना में पानी विरल है, कांच सघन है। कहाँ? अविलंब की ओर झुकवाएगी। झुकवा कायदे से इसे यूं जाना चाहिए था। अब ये अविलंब की ओर जालंग झुकाऊं कि बालंग झुकाऊं? जालंग। जी मैंने सीन क्लियर है? इस कोण को मैंने नाम दे दिया R2। सीन क्लियर है सभी को? अब जब हवा से पानी में गई थी तो आपने ये समीकरण बनाए थे। क्लियर है सभी को? पानी से कांच में जा रही है, वो लोग क्या लिखूं? इसी प्रकार बताओ। W म्यू जी। ये नहीं आएगा, जी आएगा। पानी से कांच में जा रही है ना, बराबर साइन। आपतन कोण कितना है यहाँ पर? और अपवर्तन कोण कितना है? देख देख के बोल रहे हो ना, आराम से है। आगे क्या लिखूं? इसको ऐसे लिखा है तो इसको कैसे लिखूं? समीकरण नंबर। समझ गए? सोच लो।
आगे बढ़ो। अब जी काय थे काय में जागी। तो ये आपतित किरण हो गई, ये आपतन बिंदु हो गया, ये क्या नाम दो? R2 क्यों? एकांतर कौन है? अब सघन से विरल जा रही है तो कायदे से यूं जाना चाहिए था। अब ये अविलंब से दूर हटानी तो यूं ले जाऊंगी, यूं ले जाऊंगी, ऊपर ले जाऊंगी। ठीक है भैया, इसको क्या नाम दे दूं? चाहो तो आप इसे R3 नाम दे दो, मैंने इसे E नाम दिया है। ठीक है, R3 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने E दिया है। E का मतलब है निर्गत कोण, बाहर निकल रही है ना यहां से, क्लियर? तो निर्गत कोण, ठीक है, ओके। अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो गौर से देखिएगा सब लोग। हवा से पानी में गई ये समीकरण बने, पानी से कांच में गई ये समीकरण बने। हम कांच से वहां में जा रही है, बोलो क्या लिखूं? जी मुंह है, हाँ हाँ, जोर से बोलो। हाँ से क्यों निकल जाते? यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? किसी को कोई दिक्कत? सबको पूरी कथा क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। अगर ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ता। समीकरण 1, 2 व 3 को आपस में गुणा करने पर, आपस में गुणा करने पर, समीकरण 1, 2 और 3 को हम लोग आपस में गुणा करें गुणा। आइए, यहां तो 3 स्टेप है, तो मैंने एक स्टेप तो ये वाला ले लिया, ये वाला, ठीक है, और दूसरा स्टेप ये वाला ले लिया। करूं शुरुआत? तो ये मैंने चाहे इनको पहले ले लो चाहे इनको पहले ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले LHS का कर दो। पहले जैसे मैंने इनको ले लिया तो VA अपॉन, बोलते जाओ, VW अपॉन, आगे आगे चलो, अब एक बोलो, जोर से बोलो, आगे चलो, हैं? जोर से बोलो, सीन क्लियर है? साइन R1 से साइन R1 कट जाएंगे। बोलो भैया, अब को परेशान है? क्लियर? क्लियर है? तो तिहाई आएगी लाला रे 1 बराबर जय जालंग पहुंचा दे तो साइन आई बराबर कितने? साइन से साइन सटका देंगे तो आई बराबर ई का मतलब ये है कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही निर्गत कोण होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होंगे। क्लियर है? अगर वो पूछता है आपसे, जब कोई प्रकाश की किरण विभिन्न समांतर माध्यमों में से होकर गुजरती है, तब यदि प्रथम माध्यम और अंतिम माध्यम समान है तो सिद्ध करो कि आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। तो फिर आपको याद रखना। क्लियर? ये सिद्ध हो गया कि प्रथम माध्यम और अंतिम माध्यम समान होने पर आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के। क्या ये बात समझ में आई सभी? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो अगली बात पे आता हूं। सब लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो मैंने बोला अभी क्वेश्चन, वो अगर आता है तो आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। अगर यहां तक आपको सारी कथा क्लियर है तो आगे बढ़ रहा हूं, गौर से देखिएगा सभी लोग। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सबको पल्ले पड़ गया होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, गौर से देखिएगा। समीकरण 1, 2 व 3 को आपस में गुणा करने पर, करूं गुणा? एक स्टेप मैंने वो वाला ले लिया, तो एमयू डब्ल्यू
इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू। दूसरा चाहे तो ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, मैंने ये वाला ले लिया तो वी ए अपॉन हाँ क्लियर है। वी डब्ल्यू से वी डब्ल्यू, वी जी से वी जी, वी ए से वी ए, तो ये हमारा आ गया बेटा ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू बराबर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सबको रामायण समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाओ। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो एक बार बताओ, ये जो मैंने लिखा है डब्ल्यू म्यू जी बराबर 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू को यहाँ ले आया नीचे, जी म्यू ए को नीचे ले आया। क्या ये स्टेप समझ में आया आपको? बोलो भैया, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो गौर से देखिएगा, अब ये स्टेप समझने वाला है। काय की कमी रह गई है? जी म्यू को ऊपर ले जाऊंगा, जवाब बताइए थी मैंने। स्टेप समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सीन क्लियर है? काउए को ऊपर ही सन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ये जो पेपर में प्रश्न आता है 99.99% जो आता है वो ऐसे लिख के आता है, जब कोई प्रकाश की किरण विभिन्न समांतर माध्यमों में से होकर गुजरती है तो सिद्ध करो कि ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू बराबर 1। या तो ये सिद्ध करने के लिए आ जाता है या फिर ये सिद्ध करने के लिए आ जाता है। अगर केवल इतना आया तो आप क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे, समीकरण तो बनाने ही पड़ेंगे, और उसके बाद ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते। समझ गए? लेकिन अगर किसी ने बोला कि जब कोई प्रकाश की किरण विभिन्न समांतर माध्यमों में से होकर गुजरती है, तब यदि प्रथम माध्यम और अंतिम माध्यम समान है तो सिद्ध करो कि आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो फिर आपको ये कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? अगर ये सब बातें क्लियर है तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर वी ए क्या है? वी ए वी डब्ल्यू पानी में प्रकाश की चाल, वी जी उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। मैंने आपको 2 से 3 मिनट का समय दिया, पढ़ लो फटाफट। इसके बाद हमारे को एक सवाल दिया गया है और उस सवाल में मुझसे बोल रहा है कि एक प्रकाश की किरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है और ये प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, एयर से ग्लास में, हवा से कांच में प्रवेश कर रही है। तो जब ये हवा में थी तो इसकी तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। ये तरंगदैर्घ्य कहीं नहीं दी तो ये हवा में मानी जाएगी, हवा से कांच में प्रवेश कर रही है। एंगस्ट्रॉम का मान मैं बचपन से पढ़ चुका हूँ, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻⁻10 मीटर। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते तो ये मैंने लिख दिया है, पता होना चाहिए। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, पता होना चाहिए ये बात, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो, है ना? क्या तो ये एंगस्ट्रॉम की जगह मैंने 10⁻⁻10 मीटर लिख दिया। आप कह रहा है प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है और कह रहा है हवा में चाल इतनी है। पता था वैसे अपने को हवा में चाल इतनी है। कांच का अपवर्तनांक कह रहा है 1.5 है, तो कह रहा है आवृत्ति ज्ञात करूं हवा में, चाल ज्ञात करूं कांच में, आवृत्ति ज्ञात करूं कांच में, तरंगदैर्घ्य ज्ञात करूं कांच में। क्लियर है? प्रश्न समझ में आ गया सभी को? बढ़ूं आगे? चलिए तो बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला उसने हमसे पूछा है आवृत्ति बताओ। क्या बताओ? आवृत्ति। तो भैया आवृत्ति का सूत्र हमने पढ़ा है न्यू बराबर c/λ। बोलो भैया, सही बोलना। आवृत्ति हवा में निकालनी है तो न्यू ए लिख दूं। बोलो भैया, चाल तो हवा में ही लेंगे, तो प्रकाश की चाल को ऐसे ऐसे रुको, पहले तो मैंने सूत्र लिख दिया, थोड़ा और आपको बेहतर समझाने के लिए। चाल प्रकाश की हवा में ही लेंगे, तरंगदैर्घ्य हवा। बोलो भैया, स्टेप समझ में आए सभी को? किसी को कोई दिक्कत? तो न्यू ए बराबर आपका हो जाएगा वी ए कितना है भैया?
तरंग दैर्घ्य कितनी है वहां में? 5000 गुणा 10⁻⁻। चाहे नहीं सॉल्व करोगे कर लोगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो आवृत्ति आएगी, हवा में प्रकाश की आवृत्ति आएगी 6 गुणा 10⁻14। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। ये हवा में आवृत्ति आ गई। सीन क्लियर है सभी को? यानी आपका ये निपट गया। क्लियर? अब आगे वो मुझसे बोल रहे कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करूं। क्या ज्ञात करूं? हाँ, ये पहले पॉइंट दिया था हमको और ये दूसरे पॉइंट में ये तीनों चीजें पूछ रहा है। सही बोल रहा हूं? तो दूसरा मैं सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं? कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल। आइए देखते हैं। किरण कहां से कहां की तरफ जा रही थी? हैं? हवा से कांच में जा रही थी। क्लियर है सीन सभी को? हवा से कांच में जा रही थी। तो हवा से कांच में जा रही है तो मैंने ये पढ़ा है म्यू और वी एक दूसरे के कैसे होते हैं? हवा से कांच में जा रही है तो म्यू को अगर मैं ऐसे लिख दूं म्यू ए अपॉन म्यू जी, तो वी को क्या लिखूंगा? वीजी अपॉन। आपको स्टेप समझ में आया? मैंने तो नहीं बताई। ठीक है भैया, अच्छी बात है। अगर आप इतनी बात समझ रहे तो फिर बात ही का। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? कांच का अपवर्तनांक भला इंसान है जो दे रहा है। अगर वो नहीं देता तो हमें पता होना चाहिए था। कांच लिखा है सारे आपको। कांच में चाल हमें निकालनी है। वी है हवा में चाल 3 गुणा 10⁻। सीन क्लियर? चलू आगे। जय कैंची गुणा करके यहाँ ले आओ तो 3 गुणा 10⁻8 बटे 1.5 बराबर वीजी। दशमलव बटे वो एक बिंदी बढ़ जाएगी। 15 एकम 15, 15 दूनी। तो वीजी बराबर कितना आ गया? 2 गुणा 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया कांच में प्रकाश की चाल। समझ गए? कांच में प्रकाश की चाल आ गया। अब इसके बाद मुझसे आवृत्ति पूछ रहा है कांच में। कांच में आवृत्ति कितनी है? तो भैया मैंने बचपन में पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, उसकी तीव्रता बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। समझ में आ रही है बात? तो दूसरे में उसने मुझसे पूछा है कि भैया कांच में प्रकाश की आवृत्ति कितनी होगी बताओ भैया? वही होगी 6 गुणा 10⁻14। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लिखाऊंगा, है ना? उसके बाद यहाँ से लिखाऊंगा। कांच में आवृत्ति 6 गुणा 10⁻14। क्या लिखना है यहाँ पे? समझ में आई बात आपको? लिखाऊंगा मैं। क्लियर? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, इसलिए कांच में आवृत्ति वही रहेगी जो कि हवा में। समझ में आई बात? अगला फिर हमसे वो कह रहा है तरंग दैर्घ्य। कांच में तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। तो जैसे ये किया वैसे ये कर दो। म्यू और लैम्डा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते थे। बोलो भैया, जानते हैं हम लोग ये बात? म्यू को अगर मैंने लिख दिया म्यू ए अपॉन म्यू जी, लैम्डा को क्या लिखूंगा? लैम्डा जी अपॉन। क्या ये बात समझ में आई? बाई चांस अगर आप इसे म्यू जी अपॉन म्यू ए लिख देते तो इसको लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी लिख देते। दोनों से आंसर सेम आते। क्लियर है? हवा का अपवर्तनांक 1, कांच का 1.5, लैम्डा जी हमें निकालने है। कांच में चाल निकालनी है ना? लैम्डा जी बटे लैम्डा ए कितना है? 5000 गुणा 10⁻। कहानी समझ में आई? यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। समानुपाती। यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम लोग? कांच में प्रकाश की है, नाक कटाओगे भाई तुम। कांच में प्रकाश की तरंग
समझ में आ रही है बात? अब तो कर लेंगे हम लोग इसे। आंसर बोले कितना आ रहा है कांच में तरह से? मीटर में आ रहा होगा लास्ट 33.33 है। एंगस्ट्रॉम डायरेक्ट मत देखो, ये आ रहा होगा 10⁻⁻10 मीटर। फिर आप इसे ऐसे लिख देंगे। समझ में आई बात? 10⁻⁻10 मीटर की जगह सारी समझ में। सॉल्व तो कर लोगे ना? उतार लो फटाफट इसे कुर्ती में। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। कल करते हैं।